अस्सलाम वालेकुम सबको मेरी तरफ से खुश-आमदीद। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ आपके डीजी साहब का, डायरेक्टर जनरल स्पोर्ट्स पंजाब और चांद परवीन साहबा आप तो हमेशा जो है ना हॉकी के लिए आपकी काबिज़ ज़्यादा रही है और फाइनली आपने हमें जो है ना ये मौका दिया कि हम अपने मुल्क को, अपने लोगों को जो हमारे पास जो नॉलेज है, जो वर्ल्ड में हम शेयर कर रहे हैं तो अपने लोगों को भी शेयर किया जाए। जो दोस्त ऑनलाइन हैं आपको भी बहुत-बहुत सलाम। मेरा नाम ज़ाहिद अली ख़ान है और मेरा ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान से ही है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी और अरसा 20 साल से मैं जो हूँ वो इस हॉकी से रिलेटेड हूँ एज़ ए प्रोफ़ेशनली एजुकेशन के साथ और डेवलपमेंट के साथ। तो ये जो वर्कशॉप है स्पेशली वो ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज़ेशन अ बेसिकली अगर हम आजकल के दौर में देखें तो वर्ल्ड में डायनामिक चेंज हुई है स्पोर्ट्स के और एथलीट्स की और गेम्स की रिक्वायरमेंट बढ़ी हैं तो उसके हिसाब से जो ट्रेनिंग सिस्टम है उसको भी वर्ल्ड में चेंज कर दिया गया है बहुत ज़्यादा। तो अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे एथलीट्स जो है वो हाई परफॉर्मेंस लेवल को टच करें और एक बेहतर अंदाज में परफॉर्म करें तो हमें फिर ये डेप्थ में जाके डिटेल में जाके जो ट्रेनिंग प्रोसेस है हमारा एग्जैक्टली। थोड़ी सी आवाज और बेहतर हो जाए तो जैद साहब बहुत अच्छा हो जाएगा। थोड़ी सी आवाज बेहतर हो जाए। थैंक यू। जी अभी देखिए आपको आवाज आ रही है मेरी? अब पहले से बहुत बेहतर हो गई है। थैंक यू चले सर। थैंक यू सर। जबरदस्त। थैंक यू। चाहे भी आपको इश्यू हो तो आप बिल्कुल आपने इंटरप्ट करके कह सकते हैं। थैंक यू। शुक्रिया जी। फर्दर मेरा ये कि मैं इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का जो है वो एजुकेटर और ट्रेनर हूँ और इवेंट मैनेजर एशियन हॉकी फेडरेशन। अगर आप फर्दर डिस्प्ले नहीं हो रही मेरे वो पीछे देखिए जरा, स्टक हुआ है। अच्छा, यहाँ से जाएगी। ओके आपके पास आ कर लेते ओके। चले, थैंक यू। ओके। सो एग्जैक्टली मुझे आज तकरीबन 22 साल हो गए इस एजुकेशन के साथ और इवेंट मैनेजमेंट और कोचिंग के साथ। तो मैं भी आपका ओवरसीज़ पाकिस्तानी भाई हूँ और मुझे ये बड़ी खुशी हुई है कि एक तकरीबन 8 और 9 साल के गैप के बाद हमें फिर कोई एक मौका मिला है कि हम अपना जो नॉलेज है वो आप लोगों के साथ शेयर करें। स्पेशली जिस फील्ड में आप लोग हैं स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के साथ और आप डायरेक्टली जो है यूथ के साथ इन्वॉल्व हैं। तो मैं ये गारंटी तो नहीं करता मगर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जब आप ये वर्कशॉप कंप्लीट होगी तो आपको एक इनफ इन्फॉर्मेशन आपके पास होगी। आप उसको प्रैक्टिस में भी ला सकते हैं और उसके बाद जो है वो अगर कोई भी कहीं भी ट्रेनिंग हो रही होगी तो आप इज़िली एनालाइज़ करके उसकी करेक्शन करने में आपको मदद करेगी एग्ज़ैक्टली में, जो आजकल की रिक्वायर्ड है वर्ल्ड के अंदर ट्रेनिंग प्रोसेस में। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन में बता दें कि अब मेरा जो है ताल्लुक है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन अकेडमी से है और एजुकेशन के साथ हम रिलेटेड हैं। उसमें अगर आप देखें तो मेरी जो सर्टिफिकेशन है वो वर्ल्ड एकेडमी ऑफ स्पोर्ट्स यूके से है और ओलंपिक टोक्यो 2020 रिसेंटली मैंने गेम ऑपरेशन उसमें हिस्सा था। एशियन गेम्स 2018 और अभी रिसेंटली 1 वीक 10 तारीख को वापस आया है। तो वो एशियन गेम्स अभी जो चाइना में करवा के जस्ट अभी आए हैं। उसके बाद एशिया कप, चम्बी ट्रॉफी और नेक्स्ट वर्ल्ड कप आ रहा है उसमें भी। तो हम जो ना रेगुलर इन्वॉल्व हैं और ऑलमोस्ट मैंने 7 कंट्रीज़ हैं जिनको जिनके नेशनल टीम्स को कोचिंग यूरोप के अंदर मेरा ज़्यादा टाइम गुज़रा, सेंट्रल एशिया और रशिया और फॉर ईस्ट और उसमें ज़्यादा मैंने ये काम किया। फाइनली जो है
ये होता है कि जब आप अपने मुल्क में आप आते हैं तो हमारी ये ख्वाहिश होती है, जब जो चीज़ें हम इंटरनेशनल वर्ल्ड में डिलीवर कर रहे होते हैं तो वो हमें ये लगता है कि हमें कुछ ना कुछ अपना जो हिस्सा है, जो नॉलेज है, वो ज़रूर अपने लोगों में शेयर करना ज़रूरी समझते हैं। हम उसको फ़र्ज़ समझते हैं, हम ये नहीं समझते कि किस फ़ॉर्मेलिटी हो या कुछ और चीज़। ये ज़रूरी होता है कि हम अपने मुल्क को पे बैक करें। ओके, सो आगे जाने से पहले मैं ज़रूरी समझूँगा कि आप प्लीज़ हम इंट्रोडक्शन आप मुझे ज़रूर करवाएँ कि आप जो है आप किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं? ठीक है, कोचिंग करते हैं तो किस स्पोर्ट्स की कोचिंग करते हैं? कितने अरसे से आप काम कर रहे हैं? और आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है इस वर्कशॉप से? ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज़ेशन इसमें आप क्या सीखना चाहें? और आपका कोई कंसर्न हो कि यार ये चीज़ मुझे समझ शायद ना आए या मुझे आ सकती है, कोई खदशात जिसको हम बोलते हैं। तो प्लीज़ सबसे मैं कहूँगा जो हमारे दोस्त ऑनलाइन हैं तो मुझे पता चलना चाहिए कि आप किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड करते हैं और कितने अरसे से कर रहे हैं? जी प्लीज़, जो दोस्त ऑनलाइन हैं वो प्लीज़ अपना जो है ना कैमरा आपने ऑन करके रखना है हर वक़्त। कैम आपने ऑन रखना है ताकि फेस टू फेस मैं आपको देख सकूँ, आप मुझे देख सकें। अस्सलाम वालेकुम सर, आसिफ नज़ीर फ्रॉम भावलपुर। जी, जी। सर आवाज़ आ रही है मेरी? एग्ज़ैक्टली क्लियर आ रही है, प्लीज़ गो अहेड। जी सर, मैं भावलपुर में एज अ डिवीजनल कोच काम कर रहा हूँ और मेरी गेम भी हॉकी है। तो तकरीबन 4 साल हो गए हैं इस डिपार्टमेंट के साथ कोचिंग करते हुए, और उससे पहले मैं खुद भी हॉकी खेलता रहा हूँ। ओके, थैंक यू। जल्दी से आपने बताना है, तो टाइम हमारा बड़ा स्पेसिफिक है, लिमिटेड, तो उसमें हम कोशिश करेंगे। जी, जावेद इलियास लोधी सर, डीजी खान से डिविजनल कोच। जी, कौन-सी स्पोर्ट्स से हैं आप? सर वॉलीबॉल से पिछले 4 साल से एज ए वॉलीबॉल की कोचिंग करवा रहे हैं, और उससे पहले यूनिवर्सिटी लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, पंजाब लेवल पे जो एक गेमिंग की है एज ए प्लेयर के तौर पे। ओके, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, प्लीज़। सर मोहम्मद वसीम सर, डिविजनल कोच साहिवाल, और सर मेरी गेम भी हॉकी है। अच्छा जी, ज़बरदस्त। अस्सलाम वालेकुम सर। प्लीज़। सर यासिर सईद, डिविजनल कोच डेरा गाजी खान। सर मेरी गेम फुटबॉल है। ओके, वेरी गुड। थैंक यू। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर मोहम्मद अदनान, डिविजनल कोच मुल्तान जिमनास्टिक सर। पिछले 4 सालों से सर मुल्तान डिवीजन स्पोर्ट्स ऑफिस में सर जिमनास्टिक की कोचिंग दे रहा हूँ सर। और 2020 में हमारी अपॉइंटमेंट हुई थी सर यहाँ। ओके, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। शाहिद लतीफ़। अस्सलाम वालेकुम। जी, शाहिद साहब। शाहिद लतीफ़ सर, डिविजनल कोच मुल्तान से, कबड्डी का कोच हूँ। पिछले 4 साल से मुल्तान में सर ट्रेनिंग करवा रहा हूँ। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद इकबाल, डिविजनल कोच फैसलाबाद, और मेरी गेम क्रिकेट है, और पिछले 4 साल से सर एज ए डिवीजनल कोच फैसलाबाद में सर थैंक यू। सर्विसेज दे रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज़ आ जी, रही है सर? जी, जी, प्लीज़ गो अहेड। हिना खालिद फ्रॉम भावलपुर। मुझे 16 साल हो गए हैं हॉकी की ट्रेनिंग देते हुए गर्ल्स को। थैंक यू। जी सर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, मुदस्सिर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, जी, प्लीज़ गो अहेड। सर मुदस्सिर हसन मिर्जा, डिविजनल कोच भावलपुर। सर मेरी गेम फुटबॉल है। ओके। अस्सलाम वालेकुम सर। मोहम्मद साकिब बेटी, स्विमिंग कोच भावलपुर। पिछले 8-10 साल से मैं स्विमिंग करवा रहा हूँ भावलपुर में। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, प्लीज़। सर फरहत अब्बास, डिवीजनल कोच। सर मैं पिछले 4 साल से क्रिकेट की कोचिंग कर रहा हूँ, खुद प्लेयर भी रहा हूँ उसमें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम जी, वालेकुम मुनव्वर साहब सर। प्लीज़। जी, मुनव्वर साहब बोलिए प्लीज़। सर मुनव्वर हुसैन सर, मैं प्रोविंशियल कोच हूँ सर, और तकरीबन 28 साल से इस डिपार्टमेंट से मुंसलिक हूँ सर। कौन सी सरगोदा स्पोर्ट्स में से आप? मेरी बास्केटबॉल की एकेडमी है सर, और ये तकरीबन 30 साल से चला रहा हूँ सर। जबरदस्त। अस्सलाम वालेकुम। जी, प्लीज़। सर नसीर अहमद, प्रोविंशियल कोच सरगोदा, 18 साल से एथलेटिक की ट्रेनिंग दे रहा हूँ।
जी निश्चित, शुक्रिया, थैंक यू। इसको ऑन कीजिए। आबिदुल्ला बाबर सर, हैंडबॉल कोच सरगोदा से। जी थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। जी प्लीज। तलत मसूद खान सर, मैं प्रोविंस कोच हूँ एथलेटिक्स का और भावलपुर में मेरी एकेडमी रन कर रही है पिछले 28 साल से सर। थैंक यू, लगाइए। अस्सलाम वालेकुम सर। जी प्लीज। सर मोहम्मद ताकिब भट्टी, बैडमिंटन कोच भावलपुर सर। थैंक यू। ये अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी प्लीज बोलिए। मोहम्मद इरफान फ्रॉम फैसलाबाद प्रोविंशियल कोच सर। 2010 से फैसलाबाद में स्विमिंग करवा रहा हूँ। कौन सी स्पोर्ट्स करते हैं आप? स्विमिंग सर। स्विमिंग का, अच्छा जबरदस्त। जी। ये शफकत नियाजी। हेलो। जी जी प्लीज बोलिए शफकत साहब। शफकत नियाजी प्रोविंशियल बेसबॉल कोच, रावलपिंडी में अटैचमेंट है और 16 साल हो गए हैं तकरीबन बेसबॉल की कोचिंग करते हुए मुख्तलिफ डिफरेंट एज ग्रुप्स के बच्चों को, और अकेडमी भी है बेसबॉल की रावलपिंडी में। जबरदस्त। सर मोहम्मद एजाज फ्रॉम रावलपिंडी सर, प्रोविंशियल एथलेटिक्स कोच एंड पायनियर ऑफ ब्लाइंड आर्चरी इन एशिया। जी जैसा आपसे मेरी मुलाकात हुई है पहले। थैंक यू सर। जी प्लीज। और कोई है? ओके, हम फिर हमारे दोस्त यहाँ हेडक्वार्टर में बैठे हैं तो हम इनसे भी जरा तारुफ करा लें, फिर हम ना स्टार्ट करते हैं। जी प्लीज। कौन देगा? थैंक यू। कितने अरसे से आप? 1.5 साल हो गए। जबरदस्त। कितने साल से? 10-12 साल से। जबरदस्त, लॉन्ग टाइम। वेट लिफ्ट से जबरदस्त। कराटे से आप? जिम्नास्टिक्स से? ओह जबरदस्त। जिम्नास्टिक्स से? बास्केटबॉल से? टेक्निकल ऑफिशियल्स हैं, टीयू हैं आप? जबरदस्त। फुटबॉल से हैं माशाल्लाह। किक बॉक्सिंग से? वो मेरे से हो तरह जबरदस्त। जबरदस्त। अच्छा, कोचिंग भी करते हैं। जबरदस्त। जबरदस्त, थैंक यू। आप सबका बहुत शुक्रिया। मैं आगे जाने से पहले एक्सपेक्टेशन होती है कि एक तो ये चीज़ है कि हमारा जो कल्चरल बैकग्राउंड है वो एक जैसा है। जब यहाँ पे कोई ओवरसीज फॉरेन कोच बैठा होता है, जो एजुकेटर होता है, जिसकी लैंग्वेज डिफरेंट होती है, तो वो तो एक जो है वो बैरियर भी आता है और हेसिटेशन भी होती है। एक तो ये चीज़ होती है। तो दूसरा ये कि हमारी जो लैंग्वेज है वो एक है। अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ ना आए तो आपने मुझे रोक के पूछ लेना है। मगर एक चीज़ ये है कि आपने सिर्फ लेक्चर ही नहीं सुनना, कि जैसे हमारी होती है कि आपने 2 घंटे का लेक्चर सुनना है, उसके बाद आपने क्या सीखा है कुछ नहीं पता चल सकता। वो तभी पता चल सकता है आपने एंगेज होना है, इंटरेक्ट करना है। मैंने आपको, आपने, आपके पास एक्सपीरियंस है, ह्यूज एक्सपीरियंस है, 10 साल से, 12 साल से, 20 साल, 28 साल से आप जो है इस फील्ड के साथ इन्वॉल्व हैं। तो आपके पास इंफॉर्मेशन तो है, नॉलेज तो है, आप उसको गैदर कीजिए, उसको बाहर लाइए। और उसमें आपने ये हेसिटेशन नहीं फील करनी कि जो मैं सवाल करूंगा शायद वो ठीक हो या मैं आंसर जो दूंगा वो ठीक ना हो। देयर इज नो राइट एंड रॉन्ग। एक तो ये चीज़ आपने देखनी है, देयर इज नो राइट एंड रॉन्ग। जो ज़हन में आपकी क्वेश्चन आता है रिलेटेड टॉपिक के, ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन के, आपने नोट करना है। और आप जब कहूँगा तो आप बेशक मुझसे पूछ सकते हैं, और आपने पूछना ही है। हमारी हेल्प क्या होती है, जो एजुकेटर हम सब से होते हैं, कि कहते हैं कि अगर आपने
कंट्रीब्यूट करना सीखना है तो आपको कंट्रीब्यूट करना है। आपने लेक्चर सुनना है तो आप लेक्चर सिर्फ सुन के आप कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। आई एम गारंटेड यू। हम हर महीने कोर्स करवाते हैं, हर महीने इवेंट करवाते हैं। अभी आपका खत्म होगा 24 को, फिर हम जा रहे हैं। महीने में हम बिजी हैं टोटली इंटायर, हर वक्त इस बिजनेस के अंदर है। और ऐसे ऐसे कोचेस आते हैं जो बिल्कुल पहले दिन नहीं बोलते, मगर लास्ट डे वो सारा थ्योरेटिकल सारा को प्रैक्टिकल करवा के जाते हैं। तो आपके पास है पोटेंशियल, आपको लैंग्वेज का मसला नहीं है, आप डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हैं, आप पंजाबी में भी कर सकते हैं, जिसमें आपको आसानी हो। मगर ये कि आपने कम अज कम यहाँ पे जो नॉलेज आपने लेना है वो 10% ले जाना, बस इनफ है आपके पास। 0 पे नहीं जाना आपने, 10% मैं कह रहा हूँ इनफ होगा एक लाइन पे, ट्रैक पे निकलने के लिए। अपने आपको बिल्कुल अपने कंफर्टेबल रखना, कोई पैनिक नहीं रखना, क्योंकि मैंने क्वेश्चन करनी है। ठीक है जी। तो वन में वो आगे जाके बताऊंगी क्यों करते हैं हम लोग, क्योंकि आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो हमने गैदर करनी है बाहर, और जो आपके पास कमी है वो आपको शेयर करनी है, ताकि आप उसको फर्दर जो एनहांस कर सकें। अच्छा, कोचेस में क्या है, सबसे पहले जब तक आप अपने आप को चैलेंज नहीं करते, अपने आप को चैलेंज में नहीं लाते ना, कि सिर्फ कंफर्टेबल रहते हैं कि नहीं इससे ज्यादा मुझे आगे नहीं है, मैं नहीं जा सकता, बैरियर मैं नहीं क्रॉस कर सकता। अगर वो मेरी चीज सामने देखें आप, एक चैलेंज है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। आप एक छोटा जो एथलीट्स है, एक ह्यूज बड़े वर्ल्ड एथलीट्स को चैलेंज करता है, ठीक है ना, आप विन नहीं कर सकते, आपने चैलेंज जो किया, आप कुछ कहीं ट्रैक पे तो आने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये आप एग्जैक्टली जब तक आपको चैलेंज नहीं करें, बैरियर क्रॉस नहीं करेंगे, तो फर्दर जो है वो नॉलेज आपकी वो उसमें इनहांस नहीं कर सकते। तो ये जरूरी होता है। जी प्लीज। वहां पे नहीं आ रहा। हाँ मैं ये मैं खत्म करता हूँ इसको। जस्ट ऑर्डर प्लीज। यहाँ भी तो उसको नजर आ रहा है कि नहीं, क्या कहते हैं, वहां पे स्क्रीन में पूरा नहीं आ रहा। यहाँ पे जी प्लीज। ओके, तो सबसे पहले हम एक ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जिस टॉपिक को हम टच करेंगे वो है प्रिपेयरिंग टू कोच। कि सबसे पहले ये तो हमें पता चलने की जो कोच है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी खूबियां वो हैं क्या, सिर्फ एक वर्ड तो नहीं है, उसकी डिटेल क्या है। तो आप मुझे ये बता सकते हैं कि कोच का रोल क्या होता है एक्चुअली। जी प्लीज, जो ऑनलाइन पे आपने एक एक चीज मुझे बतानी कि कोच का रोल क्या रोल होता है कोच का। आवाज बिल्कुल बंद है। आई है आवाज कि नहीं? नहीं आ रही। ये देखिए आवाज। जी हेलो, आवाज आ रही है आपको मेरी? अभी भी नहीं आ रही सर। हमें तो आ रही है, गालिबन उनका कोई अपना इशू ना हो। सबको आ रही है, तो जहाँ किसी को ना तो प्लीज थोड़ा सा अपना वाईफाई चेक करें, आपका वो प्लग इन चेक करें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी, आपको आवाज आ रही है? जी सर, आप भाई ये पहले नहीं आ रही थी सर। मेरा नाम मुनज़्ज़म मुबारक अली है। चले ठीक है ठीक है ठीक है, अभी कोशिश करते हैं कि आप तक आवाज सही पहुंचे। अच्छा, मुझे मेरा क्वेश्चन है कि कोच का रोल क्या होता है, आप ही बताइए। एक चीज बताइए मुझे। जी जी, रोल ऑफ द कोच क्या होता है, रोल ऑफ द कोच? सर बेसिकली जो कोच होते हैं ना, वो उसको हम इसी तरह से पुट कर सकते हैं, जैसे हम एक बस की मिसाल लेते हैं कि कोच का बेसिक मकसद होता है, जैसे एक कोच है तो मुसाफिर को उठाना और अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचाना। सेम कोच का भी यही काम होता है कि एक छोटे प्लेयर को नर्सरी लेवल पे पकड़ना और उसको ना हाई लेवल पे ओलंपिक के प्लेयर के तौर पे जो है ना उसके किरदार को निभाना, उसको आगे तक लेके जाना। जी नेक्स्ट।
बोलते जाइए जो आपके ज़हन में आता है। देयर आर नो राइट एंड रॉन्ग। सर प्लीज। जी सर जी मैं बताना चाहता हूँ कि जो कोच है उसने खिलाड़ी की वो खूबी देखनी है कि ये किस इवेंट के लिए मौजूद है। मैं उसको उस इवेंट की तरफ ही रगबत दिलवाऊं, उसी की ट्रेनिंग दूं, तो मेरे ख्याल वो बेहतर तरीके से उस इवेंट को निभा सकता है। ओके जी नेक्स्ट। जी 2-3 आप भी शेयर करें, आप प्लीज बताइए। सर एज ए एजुकेटर काम कर रहा होता है, एज ए मोटिवेटर माइक ऑन कर लें ताकि वो भी। सर एज ए एजुकेटर भी काम कर रहा होता है, मोटिवेटर काम कर रहा होता है उससे एजुकेटर एक चीज हो गई, मोटिवेटर ठीक हो गया, जी सर। और एक चीज मुझे जी एजुकेटर हो गया। जी आप शेयर करें प्लीज। जी जी इंस्ट्रक्टर दैट्स फाइन। जी जी बिल्कुल teacher. He Exact- also discipline you in a lot of ways. एग्जैक्टली इंस्ट्रक्टर बिल्कुल उसका रोल उसके रोल में आता है, उसको करना ही है। ये सिर्फ क्वालिटी नहीं है, ये उसके रोल में जब वो ट्रेनिंग करवाता है उसको ये चीजें करनी ही पड़ती है, इसमें मिसिंग नहीं करनी कुछ भी। जी प्लीज। एक्चुअली सर उसको नया लड़का आता है तो उसको उसके मुताबिक तैयार करना मेंटली कि भी आपने ऐसे जाना है, ये करना है, फिर उसको फिजिकली तैयार करना और स्टेप बाय स्टेप उसको ऊपर लाना। बच्चे का आना, उसको पहले यहाँ से तैयार करना जो है वो बहुत जरूरी है। जो यहाँ से फिट होगा वो फिर जल्दी फिट हो जाएगा। प्रिपरेशन जी ठीक हो गया। मोटिवेटर जी प्लीज। हाँ इस एक वर्ड। मेंटर यस। कोच का रोल क्या है इसमें? अपना माइक प्लीज बंद रखिए। जी ठीक है। फ्रेंडशिप फ्रेंडली यस, ये एक वर्ड है, एक वर्ड इस्तेमाल करना। टर्म है ना, एक अल्फाज का उसमें डिटेल सारी समझ आ जाती। टर्म यस फ्रेंड। सही कम्युनिकेशन इफेक्टिव। जी जी प्लीज आप शेयर कीजिए, बताइए। कोच का काम है सर कि जैसे एक बच्चा आता है तो वो बिल्कुल ब्लैंक होता है, मतलब बिल्कुल उसको नहीं कुछ पता होता। कोच का काम है कि जिस तरह एक सुनहरा जो है ना वो तराश के एक सोने को एक शेप में लेकर आता है, उसी तरह कोच का काम होता है कि एक नील बच्चे को तराश के उसको उसकी शेप तक लेकर आए। सर एक कोच ही टेक्निकली साउंड बनाता है एक प्लेयर को, टेक्निक पे काम करते। जजमेंट ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨਾਲ ਉਸ ਤੇ ਜਾएं। मैं आपके पास आता हूँ, मसला आ रहा है इसके सिस्टम में। जी बोलिए। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर जी मेरा ख्याल है कि कोच जो है वो प्लेयर की पोशीदा पिनहा खूबियों को जो है उजागर करता है, उसे वो देखता है कि इसमें कौन सी क्वालिटीज़ हैं और उसे वो उसके मुताबिक जो है उसे वो कोचिंग करता है। ठीक है। सो जो रोल अभी मैं थोड़ा सा इसको ऐड करता हूँ आपके साथ। तो सबसे पहले आप देखें ना कि जो कोच का रोल है ना वो बहुत सी मराइल से गुजरता है, उसकी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। ठीक है जी। अगर आप यूथ डेवलपमेंट के साथ हैं, हाई परफॉर्मेंस कोच हैं, तो आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उस हिसाब से हैं। सबसे पहले आपने देखा होगा कि एडमिनिस्ट्रेशन का काम किया है अभी कभी एज ए कोच? आप करते होंगे, ठीक है ना। उनके डॉक्यूमेंटेशन सारी कोच प्लेयर्स की सारी चीज़ें आप देखते बनाते होंगे, ठीक है। कोच एज ए ये भी उसमें उसको आनी ही चाहिए। ये मैं
एक रियलिस्टिक बात कर रहा हूँ कि इंटरनेशनली ये काम कोच करता है, ये चीजें सारी उसको पता होती हैं। अगर उसके पास मैनेजर नहीं होता तो एडमिनिस्ट्रेशन के काम वो खुद वो मैनेजर जो होता है डिफरेंट इंटायर होता है, उसका काम सारा एडमिनिस्ट्रेशन का सारा कुछ प्रिपरेशन सारे कोच के जस्ट फॉर द ट्रेनिंग इस फेस में जाता है। और कभी कभी कोच जो होता है ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेता है और करता है। और ऑफ कोर्स इंस्ट्रक्टर आपको पता है ना, अगर में वो क्वालिटी नहीं है तो आप वो रिक्वायरमेंट तो है इसकी, ठीक है जी। और एज ए मैनेजर भी आप काम, जब आप इंडिविजुअली काम कर रहे थे, बहुत सारा मैंने देखा है कि जब आपके कोचेस ट्रैवल कर रहे होते हैं स्पोर्ट बोर्ड के या दूसरे लोग, तो उनके पास मैनेजर नहीं होता। यहाँ थोड़ा सा ये मैनेजरिंग जो जॉब है इंटायर रिस्पॉन्सिबल है सारा कुछ, कोच की इंटायर डिफरेंट जॉब होती है। तो ये दोनों अलग चीजें हैं, ठीक है जी, वो मैनेजमेंट में आती है सारी चीजें। तो उसमें जो मैनेजर का काम से होता है टीम मैनेजमेंट का, वो भी कोच करता है बस। जब अकेले आप मूव करते हैं या आपके पास असिस्टेंट कोचेस होते हैं सारे, वो मूव करते हैं सारे। और लीडरशिप जो क्वालिटी है कोच में हमेशा रहती है। अगर आप चीज़ों में इनिशिएटिव नहीं लेते हैं, हेसिटेशन फील करते हैं, तो आप अपने एथलीट्स को लीड नहीं कर पाएंगे। हर चीज़ आप बताते हैं, आप फ्रंट पे जाते हैं, लीड लेते हैं और चीज़ों को बताते हैं, ठीक है। और टीचर कैसे आप स्कूल में जब जाते हैं तो वो क्वालिटी कोच के अंदर होनी चाहिए एज ए टीचर की भी। वो क्वालिटी बिल्कुल आपके अंदर हो, जैसे टीचर जो है ना जो स्कूल के अंदर क्लास के अंदर आप देखते हैं कि वो पढ़ाते हैं जैसे करते हैं, उनका वे ऑफ जो ना तरीकाकार है, एग्जैक्टली कोच में ये होनी चाहिए। इसमें उसके रोल में है ये चीज़। अगर उसको नहीं है तो उसको ये सीखनी पड़ती है, ये सारी चीज़ें कोच को सीखनी होती। और अगर आप किसी भी स्पोर्ट्स के साथ हैं, तो ये मैं जनरल स्पोर्ट्स की बात कर रहा हूँ। कभी वो आपने वो लोगो देख के हॉकी के ऊपर नहीं आ जाना प्लीज। ये जो है ना ये स्पेसिफिक नहीं है हॉकी के लिए, ये सिर्फ इंटायर जनरल स्पोर्ट्स के लिए। जिस स्पोर्ट्स की भी साथ आते हैं उसमें ये चीज है, ठीक है जी। अंपायरिंग, आपको रूल्स का पता होना चाहिए, आपको अंपायरिंग का बिल्कुल एग्जैक्टली पता होना चाहिए। कभी कभी आपका अंपायर तो नहीं होता है, आप फुटबॉल करवा रहे हो, आप रेसलिंग कराटे सारे रूल्स का पता आप इम्प्लीमेंट करवा रहे होते हैं चीज, तो आपको उसके रूल्स के बारे में, उसके अंपायरिंग के बारे में पता होना चाहिए। जी एग्जैक्टली मैंने इसको आपको अपने आप को अपडेट करना है अपनी स्पोर्ट्स के हिसाब से। जो भी रूल्स अपडेट आता है, जो भी उसके रिलेटेड जो ट्रेनिंग होती है, जो रूल्स अलाउ करता है, बाज़ औक़ात हम ऐसी ट्रेनिंग करवाते हैं जो रूल्स उसको अलाउ नहीं कर रहा था, ठीक है। तो वो जब आप कंपटीशन में जाते हैं तो वो ज़ाहिर वाले फाउल हो जाते हैं, वो सारी चीज़ अनरियलिस्टिक हो जाती हैं, उसको अलाउ नहीं किया जाता। तो ये चीज़ आपको अपडेट होनी चाहिए, हर वक्त अपने आप को अपडेट रखें। और अच्छा ऑर्गेनाइजर जो, जब भी आप ग्राउंड में जाते हैं, आप ट्रेनिंग को कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, आप उसको कैसे मैनेज करते हैं, ये कोच की क्वालिटी होती है कि ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन में आप क्या करते हैं, कैसे उस चीज़ों को मैनेज करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। तो एज ए ट्रेनर फिर ज़ाहिर बात है, कोच तो ट्रेनर एज ए फिजिकली आप ग्राउंड के अंदर प्रैक्टिकली सारी चीज़ें आप बताते हैं, आप चीज़ों को मैनेज करते हैं। और ट्रेनिंग जो ट्रेनर है वो क्वालिटी भी उसके अंदर होनी चाहिए। ऑफ कोर्स आप चाहें या ना चाहें, मोटिवेशन जो है स्पोर्ट्स के अंदर एक वाइटल रोल है। आप अगर सिर्फ टीचर भी हैं, ट्रेनिंग भी करवा रहे हैं, सारा ठीक है, अगर आप एथलीट्स को मोटिवेट नहीं करते तो आप देखें परफॉर्मेंस कहाँ होती है। एक्सपीरियंस से मैं बात कर रहा हूँ, जो प्रैक्टिकली कुछ एथलीट्स से हम पूछते भी हैं, प्रैक्टिकल आपके साथ भी शायद हुआ हो कि आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया मगर आपको मोटिवेशन नहीं मिली होगी, शायद कोच की वजह से नहीं, कोच नहीं मिली, उसने 2 लफ्ज़ भी नहीं बोले होंगे, शायद आपको थोड़ा सा गुस्सा भी होता है, कल्चरल थोड़ी चीज़ें होती हैं। तो आपकी जो परफॉर्मेंस है या क्या होगा, वो आप थोड़ा सा स्ट्रेस में होंगे और आप साइकोलॉजिकल फैक्टर्स का इन्वॉल्व हो जाते हैं। परफॉर्मेंस आपकी जो ना वो नेक्स्ट डे पे वो नहीं आप नहीं करते हैं। जब भी आप लूज कर रहे होते हैं या आप वीक होता है आपका एथलीट्स या कहीं उसको स्ट्रगल कर रहा होता है, तो आपकी मोटिवेशन उसको चेंज करती है, उसकी परफॉर्मेंस को। ये एग्जैक्टली ये रियलिस्टिक चीज है। आप जी तो ये मोटिवेशन जो है ये बहुत ही वाइटल रोल रखती है। और आपको आपकी क्वालिटी होनी चाहिए कि आप एक रोल मॉडल हो।
आप जब भी एथलीट्स के साथ काम करें, यूथ के साथ, हाई परफॉर्मेंस एथलीट के साथ, किसी भी जेंडर मैन और वुमेन के साथ, आपका जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और आप एक रोल मॉडल की तरह आपने प्रेजेंट करना होता है। आप जब भी आपकी जो कम्युनिकेशन है वो क्या है, किस टोन में आप बात डील करते हैं, आपकी जो प्रेजेंस है ग्राउंड के अंदर वो क्या है, ये बहुत मायने रखती है, बहुत मायने रखती है। ये आपका रोल जो है, आप अपने आप को प्रेजेंट कैसे करते हैं और वो आपको एक्सेप्ट कैसे करते हैं। ये ह्यूमन है ना, इंसान, शायद उस वक्त खामोश हो मगर बाद में रिस्पॉन्स करता है। डायनामिक्स वर्ल्ड के चेंज हो गए हैं और यूथ जो है वो रिस्पॉन्स करती है वर्ल्ड की, वो बहुत ज्यादा जल्दी रिस्पॉन्स करती है। तो हमें भी वो जो इंटरनेशनल डायनामिक्स चेंज हो गए हैं सारी चीज़ों के, तो हमें उनको compete करना है ताकि हम अपने एथलीट्स को बेहतर से बेहतर जो है ना वो फैसिलिटेट करें, उनको उनकी ट्रेनिंग, उनकी ऑर्गेनाइजेशन, सारी चीज़ें बेहतर करें। ओके, रिस्क मैनेजमेंट। आप ट्रेनिंग के दौरान रिस्क मैनेजमेंट क्या है आपके? रिस्क मैनेजमेंट एक रिस्क लेना है और एक रिस्क मैनेजमेंट है जब ट्रेनिंग के दौरान, ट्रेनिंग से पहले, ट्रेनिंग के बाद। सर रिस्क से जो रिस्क है इससे बचने के लिए सर जो मुमकिन जो चीजें कर सकते हैं वो कर सके सर। यस, प्रिकॉशनरी मेजर ले सके। आप अपनी कोचिंग में कैसे मैनेज करते हैं चीजों को कि रिस्क से क्योंकि बेसिकली द कोच जो है वो रिस्पॉन्सिबल है एथलीट की सेफ्टी का। यू हैव टू प्रोटेक्ट देयर लाइफ, यू वांट और नॉट, आप चाहें या ना चाहें, ये कोच के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है कि उनकी लाइफ को प्रोटेक्ट किया जाए। ये टॉप प्रायोरिटी है। एथलीट्स राइट्स हैं, अभी मैं उन टॉपिक को मैनेजमेंट कभी चर्च करूंगा, हम उसको देखते हैं कंट्रीज के अंदर, डेवलपमेंट में जाते हैं तो ये हम पढ़ाते हैं कि आप जो एथलीट्स जो राइट है, उनके हकूक हैं, वो उनको पूरे दिए जाए। आप जब ट्रेनिंग करवाएं, आप सिर्फ रिजल्ट के लिए ट्रेनिंग करवाएंगे मगर उनकी हेल्थ के लिए क्या करेंगे आप? उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? तो ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आपने लेनी है, करनी है। तो कैसे आप करते हैं? आप ट्रेनिंग से पहले किन चीजों को देखते हैं? सर इसमें ऐसा है कि हम हर बच्चे की या उसकी फिजिकल फिटनेस का टेस्ट पहले से ले सकते हैं ताकि उस हिसाब से उसकी वर्किंग करवाई जाए। फिर सेफ्टी इक्विपमेंट्स है उनका ख्याल रखते हैं और फिर जैसे गेम से पहले वार्म अप वगैरह, ये चीज़ें ज़रूरी जो है इनका ख्याल रखते हैं ताकि रिस्क फैक्टर कम से कम हो। जी आसिफ, ठीक है जी। तलत साहब आप बताइए, ये पीछे नॉइजी है आपका, थोड़ा सा आप ऐसे करें ना, आइसोलेट हो किसी कमरे में। खिलाड़ी को जिस तरह हम बड़ी मेहनत और ट्रेनिंग के बाद तैयार करते हैं, इवेंट से पहले ये नहीं कि वो ठंडे जिस्म के साथ ही जाके अपना इवेंट शुरू कर दे, उसे हम वार्म अप करवाएं। इवेंट के बाद उसको वार्म डाउन भी करवाएं और मौसमी हालात से भी बचाना है हमने। जिस तरह ठंड में एथलेटिक्स होती है जैसे यूरोप कंट्रीज में, तो वो फौरन ट्रैक सूट पहन लेते हैं अपने इवेंट के बाद। ये प्रोटेक्शन और ये बच्चों को मोटिवेट हमें करना चाहिए। ये नहीं कि वो रफ फिरते रहें और बाद में कोई मसल का या किसी और चीज का प्रॉब्लम हो और वो सपोर्ट से जाता रहे। बिल्कुल ठीक है जी। ये सर इसमें जो है वार्म अप और वार्म डाउन के अलावा जो है ये प्लेयर्स को जो है थोड़ी सी अवेयरनेस देनी चाहिए डाइट के हवाले से भी, क्योंकि ये मसल्स और बोन्स के लिए जो है अगर वो मेहनत कर रहा है, उसके कैलोरीज वो ड्रॉप कर रहा है, तो उसके मुताबिक उसे जो है डाइट प्लान भी देना चाहिए। और ये जो है जब आप फील्ड में होते हैं तो ये इसकी अवेयरनेस जो है वो ज़रूर देनी चाहिए बच्चों को। ठीक है जी, प्लीज आप बताइए, नेक्स्ट चलता हूँ।
जी जी जो ग्राउंड सरफेस है सर वो एग्जैक्टली सरफेस जो है आपकी, कहाँ आप ट्रेनिंग करवा रहे हैं, किस फ्लोर पे हैं, फील्ड में है, हॉल के अंदर है, ट्रैक में है, ठीक है, वो आपने देखनी है। जी प्लीज, जी आप बताइए बताइए बताइए, जो आपके ज़हन में आ रहा है, देयर इज नो राइट एंड रॉन्ग, बता देना है आप, जो ज़हन में आता है बोलिएगा, आप जितना बोलेंगे मैं ये हेलो रिस्क मैनेजमेंट है वो एक न्यूट्रिशन में चला जाएगा, फर्स्ट एड एग्जैक्टली, ये जो ट्रेनिंग के दौरान जी जी इक्विपमेंट, हाँ ठीक है, हाँ ये चीज प्रिपरेशन जो है ठीक हो गया। ओके अच्छा, तो एक चीज है कि सबसे पहले आप जिस चीज को देखते हैं वो है आपकी फैसिलिटीज, कौन सी फैसिलिटीज है आपके पास, किस जगह पे आप ट्रेनिंग करवाते हैं, और जो आपके पास फैसिलिटीज है, ग्राउंड है या बास्केटबॉल का कोर्ट है या बॉक्सिंग का रिंग है, ये तो आप देखें कि जहां आपने ट्रेनिंग करवानी है वो जगह कैसी है, आप वहां पे रिस्क ले सकते हैं, वो ठीक है, वहां पे ट्रेनिंग करा सकते हैं, डैमेज तो नहीं हो करेगा एथलीट्स को, प्लेयर को, उसकी सरफेस ठीक है, बिल्कुल। और उसके बाद ये होता है कि आप वहां पे टॉलरेबल रिस्क, ये होता है कि आप एक तो रिस्क ले सकते हैं 0.5%, ठीक है, यहाँ इतना मैनेज हो सकता है, कभी कभी आप बिल्कुल अनटॉलरेबल रिस्क, जहां आप बिल्कुल रिस्क नहीं ले सकते हैं, वहां गारंटेड होता है कि आप ट्रेनिंग के दौरान आपका एथलीट इंजर्ड हो हीगा, तो वहां आप रिस्क नहीं ले सकते, ठीक है। तो ये चीजें आपने सरफेस देखनी है सबसे पहले। आप फुटबॉल खिला रहे हैं तो उसमें पत्थर पड़े हों, और होता है, मैंने प्रैक्टिकल देखे आपके एथलीट्स, उसमें छोटे छोटे पत्थर या बड़े बड़े भी बात कर लगे होते, और सडनली प्लेयर्स इंजर्ड हुए, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, आपने तो रिजल्ट लेना है उससे, मगर आप फोकस कर रहे हैं रिजल्ट के ऊपर, मगर एथलीट्स की सेफ्टी का आप मदद नहीं रखते, तो ये उसकी सेफ्टी, उसके लाइफ को सेव करना है आप। फॉर एग्जाम्पल वाज का टेम्परेचर जो 36 को अबव करता है, तो हम मैच जो है ना 4 क्वार्टर पहले एक्सटेंड कर देते हैं, 10 मिनट ब्रेक जो 5 मिनट होती है, 2 मिनट की होती है, हम 4 मिनट की कर देते हैं, और 10 मिनट की जो हाफ टाइम होता है हम एक्सटेंड करते हैं, 15 मिनट पे ले जाते हैं, खुद हमने अभी लास्ट गेम्स में किया। उसमें हीट स्ट्रोक का खतरा होता है बहुत ज्यादा, और यहाँ हम लगे होते हैं 40 टेम्परेचर के अंदर भी, ये बहुत बड़ा रिस्क है, कार्डियो के साथ, मस्कुलर के साथ, सारा कुछ मेंटल, ये अभी नहीं पता चलता, मगर कुछ टाइम के बाद एथलीट जो है वो कंप्लेन करता है लाइफ के किसी हिस्से में जाके, हमें बाजार नजर नहीं आता, मगर ये हमें पता होना चाहिए कि हम इसको किस वक्त, आप उस वक्त हो तो आपकी ट्रेनिंग क्या करना है, आपको ट्रेनिंग टाइमिंग आपने चेंज कर देने होते हैं, ट्रेनिंग ओवर ट्रेनिंग भी एक रिस्क है बहुत ज्यादा, वो कभी हम वो थोड़ा सा लेंथी है, ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आता है वही, तो ये जो है आपने आप उसकी टाइमिंग चेंज कर रहे हैं सबसे ज्यादा। और उसके बाद इक्विपमेंट, अभी आपकी शूज डैमेज हो, आप ट्रेनिंग करवा सकते हैं, आप बॉक्सिंग में बगैर गम के रिस्क ले सकते हैं, क्यों? हॉकी में बगैर शिन पैड के आप खेल सकते हैं, क्यों? रिस्क है ना, तो ये क्या होता है, अनटॉलरेबल रिस्क, ये रिस्क ले ही नहीं सकते, अगर कोई खेल रहा तो उसको आप रोक सकते हैं, तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एग्जैक्टली। उसके बाद जो है आपकी जो पार्टिसिपेंट हैं, जितने भी एथलीट्स उस ट्रेनिंग के अंदर पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, आपने उसकी हेल्थ चेक करनी है सबसे पहले, आपने देखा है कब उससे पूछा है, ठीक है जी, मेंटली फिजिकली वो ठीक होने चाहिए, कितने पार्टिसिपेंट, उसके बाद जब वो कितने पार्टिसिपेंट है उसके अंदर, अगर 20 हैं तो आप उसको ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे, उसमें हमने पढ़ा ना कि अच्छा ऑर्गेनाइजर भी होना चाहिए कोच को, अगर आप छोटी स्पेस में ज्यादा जो है वो इन्वॉल्व कर देंगे एथलीट्स को, तो ये भी एक रिस्क है, शॉर्ट स्पेस में, छोटी स्पेसेस में वो कंजेस्टेड हो गया है, एक तो ट्रेनिंग जो है वो अच्छी ऑर्गेनाइज नहीं कर हो पा रही, ठीक है, जो आउटकम आप लेना चाहते हैं वो भी नहीं है, उसके बाद एक रिस्क है इंजरीज फैक्टर्स का,
डैमेज कर सकते हैं उस, ठीक है जी। और अच्छा ऑर्गेनाइजेशन जो आपकी, कहाँ किस एरिया में कितनी स्पेस आप इस्तेमाल करते हैं, उस हिसाब से आपने जितने भी आपके एथलीट्स हैं उस स्पेस को उस हिसाब से आपने मैनेज करना है, डिवाइड कर देना होता है। वेन्यू कैपेसिटी के अंदर वही है, वेन्यू कैपेसिटी अपना ऑर्गेनाइजेशन आपका, आपने ऑर्गेनाइज कैसे किया उस सेशन को, ट्रेनिंग सेशन को, रिस्की है, इसमें थ्रेट है या सेफ्टी है एथलीट्स के लिए। फॉर एग्जाम्पल आप इस कमरे में तो क्रिकेट नहीं खेल सकते, टेनिस भी नहीं खेल सकते, कोई ऐसे काम तो नहीं कर सकते जैसे रिस्क है, तो आप क्या करेंगे, कौन सी गेम्स को यूज करेंगे? शॉर्ट स्पेस, इंडोर गेम की स्टैटिक जो चीजें उस पर चले जाएंगे आप। तो आप क्या कर रहे हैं, आप अच्छे ऑर्गेनाइजर हैं। ये स्पोर्ट्स बोर्ड में आप सारे, आप ये जरूरी है कि आप कोच, आपने को बस उसी गेम भी ऑर्गेनाइज करनी होती है, तो ये चीजें आपने देखनी होती हैं सारी चीजों को ना। और इमरजेंसीज, एग्जैक्टली आपको वेन्यू की सारी चीज, इमरजेंसी जो एग्जिट है, अगर कुछ भी आपकी असेंबली होती है, यहाँ पॉइंट लगाते हैं ना, अब आपका इवेंट चलता है तो आप असेंबली पॉइंट बनाते हैं, अगर कुछ भी हुआ तो सारे यहाँ गैदर कर लेंगे हम, ठीक है। और एग्जिट जो है, जो वेन्यू के एग्जिट एंट्रीज हैं, इन केस हो जाता है इंडोर हॉल में कभी कभी होता है, तो ये चीजें हमें उसको मैनेज करनी होती हैं, ठीक है। ये अवेयरनेस देनी होती है, हम एथलीट्स को इंफॉर्मेशन देनी होती है। उसके बाद होता है प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए कि बाद जैसे अभी के बाद मेरी ड्यूटी थी, वहाँ पे सर हो गया था स्टार्ट होता है, तो फिर मैंने कहा कुछ भी नहीं, अगर वो क्योंकि उन्होंने अगर वो भागना शुरू कर देते तो इंजर्ड होते बहुत ज्यादा। एग्जैक्टली। तो फिर उन्होंने कहा कि कुछ भी नहीं हुआ, बस वहीं पे वो स्टेज हो गई, फिर 1 बाय 1 स्टेज हमने नीचे उतारा। काम वो अगर आप खुद से ही कह देंगे कि ये तो इस तरह हो गया है, वो फिर मेंटली डिस्टर्ब हो जाएगा। आप किसी को सडनली सरप्राइज देना चाहें या आप उनको ट्रेन करें, दो चीजें। कोच ट्रेनिंग करता है, मैं फिजिकली मैं इन्वॉल्व रहा हूँ बेल्जियम में 2 साल, उनकी फेडरेशन सारा मैंने खुद ये चीज हम पढ़ाते थे, करते थे और ट्रेनिंग भी करवाते कि एथलीट्स को थोड़ा सा अवेयरनेस भी देते हैं। जो इंडोर हॉल करते हैं बाज़ का लाइट ऑफ हो जाती है आपकी, ठीक है जी, तो आप कर देते हैं, डेलिबरेटली करते हैं, ट्रेनिंग कराते हैं, तो मेंटली सडन उनके लिए सरप्राइज नहीं होती जब ये चीज होती है। आप मेंटली उनको प्रिपेयर कर देते हैं कि इस वक्त हमने क्या करना है। ये एग्जैक्टली ट्रेनिंग करते हैं। जब किसी वक्त इवेंट के दौरान किसी वक्त ये हो जाए, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूँ कि आप ऑर्गेनाइजेशन नहीं, आप पूरे प्रोविंस को चलाते हैं आप लोग ना, मल्टी स्पोर्ट्स के साथ आप डील करते हैं, तो ये जब कुछ हो जाए तो पहले एक अवेयरनेस दें आपको, थोड़ी सी हल्की सी पता होना चाहिए आप लोग अपने ट्रेनिंग करवाएं, ताकि उस लिए उनको सरप्राइज ना हो, ये चीज इंजरी से बचा जाए, रिस्क से बचा जाए। हो जाता है बात का, रिस्क एलिमेंट हो जाता है। तो नॉर्मली हमारे पास फर्स्ट एड होता है, बॉक्स होता है जब आप ट्रेनिंग करवाते हैं। सबसे बड़ा रिस्क है, ह्यूज और एथलीट के साथ एक बड़ा रिस्क के साथ हम ट्रेनिंग करवाते हैं। ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज ए कोच आपकी, कि आपके पास जो एथलीट्स का फर्स्ट एड बॉक्स है वो हर वक्त होना चाहिए। फॉर एग्जांपल बॉक्सिंग में कैसे इंजर्ड होता है ज्यादा, हॉकी के साथ इंजरी ज्यादा होती है, फुटबॉल में भी इंजरी होती है ज्यादा, कराटे में भी होती है, ठीक है ये चीजें। तो उसमें अगर आपके पास फर्स्ट एड बॉक्स नहीं है और आप जो है आपको अवेयरनेस नहीं है इंजरीज को डील करने की, क्योंकि शायद आपके पास डॉक्टर ना हो। डिफरेंट कंट्रीज में ट्रेनिंग के दौरान उनका डॉक्टर, ठीक है, आधा उसको पता होना चाहिए। फर्स्ट एड जो ट्रीटमेंट है वो आपको आनी चाहिए, और आपके पास जो फर्स्ट एड बॉक्स के अंदर जो मेडिकेशन पड़ी है वो आपको देखनी होती है, कहीं एक्सपायर तो नहीं पड़ी। होता है बाज़ का एक्सपायर चीज कभी कभी इस्तेमाल नहीं करते, जब इस्तेमाल करते हैं तो एक्सपायर चीज पड़ी होती है। तो हमें ये चेंज करनी है ना, क्योंकि हमने जिनके साथ डील कर लें उनके लाइफ के साथ थ्रेट है, फिर लाइफ थ्रेट ना दें उनको, हमें सेफ्टी चाहिए उनकी, आपने प्रोटेक्ट करना है एथलीट्स को। तो सेकेंडली, जब भी आपको इंजरीज होती है तो आप कैसे डील करते हैं आपकी स्पोर्ट्स के अंदर, किसी भी स्पोर्ट, जी बताइए, जब भी इंजरीज होती हैं ट्रेनिंग के दौरान या मैचेस के दौरान तो आप उसको कैसे डील करते हैं? जी
तला साहब बताइए जरा। सर इसमें ये है कि बाज औक़ात ये होता है कि जैसे नर्व्स का खिंचाव है, इस किस्म की कोई इंजरी है तो वो मैं खुद भी करता हूँ, उसको लात को बिल्कुल सीधा करके थोड़ा स्ट्रेच किया और वो नरम हो गई तो फिर वो चला फिरा कर उसे देख कर यदि हल्की रनिंग करा के भी वो नॉर्मल हो गया तो फिर हम किसी तरह उसे ट्रेनिंग देते हैं। अदरवाइज जो टूर्नामेंट्स हैं या बड़ी मीट्स होती हैं उसमें अमला इसका आया हुआ होता है अपना फर्स्ट एड्स का, तो वो लोग ज्यादा देखते हैं इसे। बाकी बहरहाल हमें कोई ऐसी ट्रेनिंग नहीं है इंजरीज के लिए कि भाई वो उसे हम खुद भी ट्रीट कर सकें। हमारे पिंडी से एथलेटिक वाले हमारे सीनियर कोच बैठे हैं, आप बताइएगा जब हैमस्ट्रिंग हो जाता है तो कैसे डील करते हैं हम एथलेटिक्स में? जी शफकत नियाज़ी बोल रहा हूँ जी, इजाज साहब भी साथ ही हैं। असल में हाँ सबसे इजाज साहब पहले तो बताइए ना, आपका तो बहुत एक्सपीरियंस है। जी इजाज साहब से पहले मुझे इजाजत है सर, एक जी जी प्लीज तरह से प्लीज जी बिस्मिल्लाह, आप जाहिर साहब बताइए। सबसे पहले तो हमें इंजरीज की नोयत को मॉनिटर करने की जरूरत है ना, कि हमें देखना चाहिए कि वो मेजर है या माइनर इंजरी है। उस हिसाब से फिर हमें इसको डील करना चाहिए। जो हमारे बस में होता है, जो हमें ट्रेनिंग होती है माइनर इंजरीज की, हम उसको वहाँ पे इसको देख लेते हैं ना बच्चों को, जो भी छोटा मोटा जो जख्म आता है या हैमस्ट्रिंग होती है या मसल पुल होता है। और अगर मेजर इंजरी हो तो फिर उसको फौरी तौर पे हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत जो होती है। इनसाइड इंजरीज है, मसल इनर इनसाइड इंटरनल इंजरीज होती है, उसको कैसे डील करते हैं? इंटरनल इंजरीज को आपको जैसे मतलब कोई उसकी हैमस्ट्रिंग हो गई है तो उसको तो फौरन जो है ना आपने उसको रेस्ट देनी है, उसको मजीद खेलने की इजाज़त भी नहीं देनी और उसको कूल डाउन करना है। उसको मसल्स को दबाना है, उसको थोड़ा सा उसको नरम करने की कोशिश करनी है जहाँ से उसको इंजरी हुई है, जिसको जहाँ पे मतलब देखते हैं कि हमें जहाँ पे इसका मसल पुल हुआ है, जैसे हैमस्ट्रिंग हुई। तो आप क्या समझते हैं कि अगर उसको मसल्स को मजीद प्रेस किया जाए, ऑलरेडी मसल जो है वो डैमेज होगा, ग्रेड 1 है, 2 है, 3 है या ग्रेड 1 में चले, कहते हैं फर्स्ट कैटेगरी के अंदर ग्रेड 1 में हैमस्ट्रिंग हुआ है, तो उसके ऊपर सबसे पहले कौन सा इम्प्लीमेंटेशन हम करेंगे? क्या उसको हम प्रेस करेंगे? प्रेस करने से क्या होगा? नहीं प्रेस नहीं करना, उसको उसको रिलैक्स करना है बस, रिलैक्स। उसको मतलब जी जी ठीक है, उसको प्रेस करेंगे तो इंजरी बढ़ने का खदशा होता है। एग्जैक्टली। और फर्स्ट एड में सबसे पहले क्या इम्प्लीमेंट करते हैं आप? आइसिंग जो है ना सबसे बेस्ट है। अगर आपके पास आइसिंग बॉक्स है तो प्लेयर को आइसिंग फौरी तौर पे आइसिंग की जरूरत होती है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्री। ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि जब फर्स्ट सबसे बेस्ट जो आपके पास ऑप्शन है वो आइस है। अगर आप उसको, मैंने खुद प्रैक्टिकल देखा है यहाँ पे कि आप उसको स्ट्रेच करेंगे और रब करेंगे, ग्रेड 1 है तो 2 पे चले जाए, 2 है तो 3 पे चले जाए, उसने अगर 5 डेज में जाना है तो वो 10 पे जाएगा, अगर आपने मजीद उसको रब कर दिया तो वो 15 डेज पे आपने इंजर कर। तो ये क्या है कि हमें ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि कौन सी इंटरनल इंजरीज है और एक्सटर्नल जो ब्लीडिंग हो जाती है। ब्लीडिंग में आप क्या करते हैं? एक्सटर्नल बाहर की जो चोट लगती है। जी बताइए। सर एक अर्ज करना चाहूंगा। जी सर। क्योंकि सर हमें इतना जल्दी नहीं पता चलता कि ग्रेड 1 है, 2 है, 3 है, तो कोशिश की जाए कि सिर्फ आइसिंग देकर मेडिसिन वालों के पास पहुंचाया जाए, डॉक्टर के थ्रू हम उसका ट्रीटमेंट करें। क्योंकि ना समझी में वाकई हम 1 से 2 में ले जाते हैं और 2 से 3 में, क्योंकि उस वक्त हमें मुकम्मल तौर पर फील भी नहीं हो रहा होता। और एक ये भी होता है कि एज अ कोच उस वक्त हम जब काम कर रहे होते हैं हम एक प्रेशर भी ले रहे होते हैं, उस प्रेशर की वजह से हम बाज़ औक़ात सही तौर पर उसको समझ नहीं पाते कि ये कौन सी इंजरी है। तो बेस्ट वे ये है कि डॉक्टर की मदद लीजिए। थैंक यू सर। जी बिल्कुल ठीक है, और सबसे ज्यादा ये जरूरी है एज ए कोच, ये आपको सारी इंजरीज का पता होना चाहिए, इसमें नहीं कि डॉक्टर को, क्योंकि फर्स्ट एड आपने ही देनी है। बाज का आपके पास फिजियो या जिस कल्चर में है या जो हमारे पास फैसिलिटीज हैं या लेस फैसिलिटीज हैं, उसमें कोच की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि अगर हम कंपेयर करें डिफरेंट कंट्रीज से तो उनके पास फिजियो भी होता है और डॉक्टर भी है, तो इश्यू तो नहीं है, वो डील करता है डायरेक्ट, कोच को पता होता है मगर कोच नहीं टच करता। यहाँ में जरूरत ये है कि हमें खुद को बहुत सारी चीज जो है बेसिक ट्रीटमेंट जो है, इमरजेंसी को फर्स्ट एड जो है ना अप्लाई करना, इमरजेंसी को फौरन डील करना जो ग्राउंड के अंदर हो जाती है, ये हमें पता होना चाहिए। अगर हमें ना पता हो तो इंजरीज को हम और ज्यादा एक्सटेंड कर जाते हैं, वो बहुत बड़ा थ्रेट और रिस्क में ले जाते हैं उसको। जी सर, आप कुछ कहना चाहें? ताला साहब बताइए। जी सर, मैं इसी जो बात हुई है इसी से इत्तेफाक करता हूँ। जनाब ने भी हमें मोटिवेट किया तो ये बेहतर है।
जी जी। तो सबसे ज्यादा कि जब भी आप ट्रेनिंग करवा रहे हो तो आपके पास अगर टीम स्पोर्ट्स है या इंडिविजुअल स्पोर्ट्स है, अगर टीम स्पोर्ट्स है तो वहां एक तो चीज है कि जहां भी इंजरीज होती है ग्राउंड के अंदर, तो सबसे पहले जो चीज है कि आपने पैनिक नहीं होना होता है कि ये क्या हो गया, या आप ये भी नहीं कर सकते अच्छा यार चलो ठीक हो जाएगा, ये नहीं है। हम सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट पे जा रहे हैं अभी कि आप एक एथलीट्स की लाइफ को सेफ आपने कैसे करना है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में ही आता है। ठीक है जी, आपने पैनिक नहीं होना खुद। और उसके बाद जब आप काफी सारे आपके एथलीट्स होते हैं वो गैदर कर जाते हैं बहुत ज्यादा, कभी भी आपने उनको इकट्ठे नहीं होना था, काम डाउन करें हम साइड पे करते हैं। स्पेशली जब ब्लीडिंग होती है और ठीक ठाक बात ब्लीडिंग होती है, कट भी लगते हैं, ब्लीडिंग कपड़ों पे आती है, तो वो या कि यूथ के साथ कभी तो वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में और वो उसमें आ जाते हैं, घबरा जाते हैं। तो आपने सबसे पहले जो एनवायरनमेंट है आपका उसमें आपने काम डाउन कर देना होता है और खुद पैनिक नहीं होता। उसके बाद आपने कोई इन्फॉर्मेशन फर्स्ट एड की होनी चाहिए कि हाँ ये इंजरीज है एक्सटर्नल, इसके ऊपर कौन सी चीज इंप्लीमेंट मुझे करनी है इस वक्त फर्स्ट एड के ऊपर। और स्पेशली जब हेड के साथ इंजरीज होती है, फेस के ऊपर इंजरी होती है, बहुत सेंसिटिव है, वेव्स बहुत सेंसिटिव है, या हम आइस को अप्लाई नहीं करते, हम ब्लीडिंग रोकने की कोशिश करते हैं और यहाँ फेसेस पे हल्का सा टच करते रहते हैं उस आइस को, ठीक है, ताकि वो ब्लीडिंग को कम, स्वेलिंग कम कर जाए। अगर ज्यादा करें तो वो आप सिर्फ 2 मिनट रखें, उसके बाद आप देखें होता क्या, फ्रीजिंग स्टार्ट हो जाती है, वो एक और बड़े रिस्क में आप ले जाएंगे। कभी भी हेड के ऊपर, फेसेस के ऊपर ये आपने आइस ज्यादा देर नहीं रखनी, टच करना होता है, रखनी होती है, टच करना होता है 1 2 3 1 2 3। अगर दूसरी होती है तो वहां तो अप्लाई कर जाते हैं 4 मिनट के लिए, 5 मिनट के, 10 मिनट के अप्लाई कर जाते हैं, वो उसके बाद बांध भी दिया जाता है, टेपिंग के साथ बांध दिए जाते हैं। मगर फेस के ऊपर आपने बहुत एहतियात करनी है, बहुत सेंसिटिव है ये इतनी चीजें देखते हैं। उसके बाद जो है आप बात का एम्बुलेंस हमारी नहीं होती और हम डिले कर जाते हैं, अच्छा चलें एम्बुलेंस को बुलाएंगे करेंगे 15 आएगी थी नहीं, अगर ज्यादा इंजरी तो आप अपनी गाड़ी लें और उसको लेके जाएं, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये कोच की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, फिर मैं बात ये रिस्क मैनेजमेंट में आता है, ये रिस्क एलिमेंट्स हैं, अगर आप करेंगे तो उसको सेव करेंगे, और नहीं करेंगे तो बड़ा रिस्क लेंगे, थ्रेट दे रहे, तो ये आपने चीजें देखनी होती हैं। ओके, ये जब मैं लास्ट पे टच करूंगा ना, वार्म अप कूल डाउन, वो ये उसको टच करते हैं, वो ये है इंजरीज फैक्टर्स क्या होते हैं, क्यों होती हैं इंजरीज, वो जाएंगे ना बॉडी को वार्म अप करना, या फिर बॉडी को ओवर ट्रेन कर जाते हैं, जब इंजरीज होना शुरू हो जाती हैं, ओवर ट्रेन में भी जॉइंट ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है, मसल्स उसमें इंजरीज आना शुरू हो जाती है, ओवर ट्रेन जो होता है, पता नहीं चलता, ट्रेनिंग ओवर करवा दी है, पता नहीं चलता वो, तो उसमें ये चीजें, और उसके बाद हैमस्ट्रिंग होगी, काफ की मसल्स होगी सारी, ये काज है सारा, इसमें आपकी शायद मिनरल्स कम है आपकी में, तो वाटर टेकिंग आपकी कम है, रेस्टिंग कम है, फिटीक ज्यादा आप करवा रहे हैं उसकी, ठीक है, और आप सेशन के बाद प्रॉपर रिकवरी या कूल डाउन को प्रॉपर वो नहीं कर रहे, या आप वार्म अप के अंदर जो डायनामिक स्ट्रेचिंग है वो चीजें नहीं ला रहे हैं, तो फ्लेक्सिबिलिटी आपके मसल्स में कम है, प्लास्टिक आपकी हार्ड हो गई है, प्लास्टिक है ना सारा हमारे, फ्लेक्सिबिलिटी आपने कम कर दी है, तो उस वजह से ये कभी रिस्क हो जाता है। हम इसको आगे बिल्कुल टच करेंगे। चलें, कोचिंग, जहां तक आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कह सकते हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की जा रहेंगे कि कोचिंग करनी कैसे होती है, हाउ टू कोच, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये जी। बोन स्ट्रक्चर फ्रैक्चर होती है तो वो तो हम उसको बस हल्का सा फौरन उसको जो जगह, एक तो चीज होती है, अगर नी के ऊपर इंजरी होती है, जॉइंट के ऊपर होती है, आप उनको मूव नहीं करते, आपने फौरन, मैंने कहा ना कि आपको अवेयरनेस होनी चाहिए, आपको चाहें या ना चाहें आपको जो पता होना चाहिए, आप रिसर्च करें, आप किसी डॉक्टर से, फिजियो से पूछे ये इंजरी तो क्या करना है, आपने अपना नॉलेज अपडेट करना ही है। अगर आपने कोचिंग करनी है आपने करना ही करना है, आपको पता होना चाहिए कि ये बोन का फ्रैक्चर है, ये मसल की इंजरीज है, ठीक है, जॉइंट में ये मसला आ गया है, नेक में
बैकबोन में, तो ये आपको अवेयरनेस होनी चाहिए, ये पता चल जाता है आपको, कोई ऐसा मसला नहीं आपके हमारे पास। तो वो डिफरेंट है, वो आपकी जो बैक वो सपोर्ट करते हैं ना। अच्छा सर, एक छोटी सी सजेशन थी सर प्लीज। ठीक है, ठीक है, कल मैडम कह रही कि आपकी जो फिजियोलॉजिकल चीजें हैं वो टच करेंगे। ये क्वेश्चन आपने अभी बनाए जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये क्वेश्चन हम उनसे करें। जी जी सर एक सजेशन है छोटी सी। जी जी, भरत आप बोलिए। जी जी, इस हवाले से सर एक प्रैक्टिकली कुछ सेशन होना चाहिए जहाँ पे सब कोचेस वगैरह को बुला के 1122 वाले या कोई डॉक्टर वगैरह प्रैक्टिकली अगर वो एक सिखाते हैं ना, तो मेरे ख्याल में वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। हाँ, वो प्रैक्टिकल भी बिल्कुल फेस टू फेस जो है ना, वो इंशाल्लाह फ्यूचर में वो हो जाएगा। अभी चूंकि बहुत बड़ा ग्रुप है, ऐसा ऐसा हम इसको देख के स्टार्ट इन्होंने किया है स्पोर्ट्स बोर्ड ने, तो इसके बाद जो है ना फेस टू फेस भी जो है ना वो जरूर जो है ना इस पे करेंगे इंशाल्लाह। जी थैंक यू सर। कोच, आप कैसे कोचिंग करते हैं टीम्स की, मुझे बताइए, आपका स्टाइल क्या होता है, कैसे आप टीम को कोचिंग करते हैं? ओके सर अभी तक तो करके दिखाते हैं फिर उन्हें। ओके जी, मोटिवेशन तो हमने डिस्कस किया कि आपकी जो है ना वो क्वालिटी है। से स्टार्ट किया तो स्ट्रेचिंग करवाई है, तो आगे उससे आ गए हैं, तो वो भी आप चीज करवा ली है, ये जैसे हमारे बॉक्सिंग होता है, बॉक्सिंग पे आ रहे हैं, तो इसी तरह से लास्ट में फिर उनको रेस्ट करते हैं। इधर जो कोच है वो खुद को बाहर चला पड़ा हूँ 70 मतलब कोच फिट नहीं, ये एक डिफरेंट टॉपिक है ना, रियलिस्टिक नहीं, मेरे टॉपिक के साथ लिंक नहीं करता है ये। आई एम नॉट इंटरेस्टिंग इन दिस। मेरे से कि जब आपके सामने एक टीम है तो आप उसको कोचिंग कैसे करते हैं? अच्छा, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, कोई उसी पे जा रहा है, मैं देख इतना भी नहीं कि फर्स्ट ईयर आया उसके ओवर ट्रेनिंग कराना, मतलब बच्चे को देख के उसको ट्रेनिंग करानी चाहिए। कैपेसिटी। ओके ठीक है जी, जी बोलिए प्लीज। जी जी प्लीज बोलिए। कोच कोचिंग लाइक ए पेरेंट, उसको हर अपने प्लेयर की, स्टूडेंट की एबिलिटी का पता होना चाहिए। ठीक है, एग्जैक्टली, ठीक हो गया। ओके, एक तो ये चीज है कि जब भी आप कोचिंग करते हैं, हमारा जो स्टाइल है वो हम टीचिंग वाला स्टाइल है, पढ़ाते ही रहते हैं, पढ़ाते ही रहते हैं, मगर रियलाइज नहीं करते, ट्रस्ट नहीं करते। आप उसकी जो परफॉर्मेंस है उसको क्यों नहीं इन्हांस करते, प्रोग्रेशन पे लेके जाते? आप प्लेयर्स को क्यों नहीं रिस्पॉन्सिबल बनाते? आप प्लेयर्स को क्यों लीडर नहीं बनाते? टीम के अंदर एक तो स्टाइल है कि आप सिर्फ आप इसलिए ट्रेनिंग करवाते हैं कि आपको रिजल्ट चाहिए। नॉर्मली ये होता है कि हमने रिजल्ट चाहिए होता है ना, रिजल्ट चाहिए होता है, तो रिजल्ट हमने कैसे लेना है? एक प्रोसेस है पूरा, एक पूरा प्रोसेस है जिससे गुजर के आपने रिजल्ट लेना है। उसमें मेन जो जिनका रोल होगा वो है आपके एथलीट्स, आपके प्लेयर्स। तो आपने अपने प्लेयर्स को डील कैसे करना है, उनका जो ट्रेनिंग प्रोसेस है वो कैसे लेके चलना है, और प्लेयर्स की जो इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट है वो क्या है, उसकी कैपेसिटी कितनी है, किस लेवल का है उसका डेवलपमेंट में, हाई परफॉर्मेंस में। ठीक है, तो ये चीज जो है वो जरूरी है।
जो कोचिंग स्टाइल है वर्ल्ड में ना, अभी जब से बहुत अरसे ये चेंज हुआ है ना, सारी थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल सारी चीजें, और जो रिजल्ट आना शुरू हुई है एक अरसे से ना, तो वहां सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल कर दिया गया है एथलीट्स को। उसको जिम्मेदारी देनी शुरू कर दी, ट्रस्ट करना शुरू कर दिया उसको। जब ट्रस्ट और जिम्मेदारी देना शुरू कर दी गई है तो उसकी ट्रेनिंग ही उस तरह करवा दी गई है, उसको इंफॉर्मेशन ही इनफ दी गई है, उसको सोचने पे ही मजबूर कर दिया गया। तो वो है कोचिंग स्टाइल आपका। तो ट्रेडिशनल स्टाइल कोचिंग क्या है? ट्रेडिशनल स्टाइल क्या होता है? माइक ऑन कर दें ताकि हमारे दोस्त जी। ट्रेडिशनल कोचिंग क्या है? सर ट्रेडिशनल कोचिंग में जो कोच होता है वही सब कुछ होता है। वो कहता है जो मैं कह रहा हूँ वही सही है, प्लेयर्स को खुद यानी कि फैसला करने का कोई इख्तियार नहीं देता। ओके जी, जी आसिफ साहब बोलिए, आप बताइए ये ट्रेडिशनल सर कोचिंग वही क्या है? जिन साहब ने अभी कहा मैं उनसे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। बल्कि मैं तो यहाँ तक कहूँगा हमारे कोचेज तो प्लेयर्स को गालियाँ भी देते हैं और वो समझते हैं कि शायद हमसे आगे कोई नहीं है। तो ये चीज़ हमने जो देखी है कि हम खुद भी खेलते रहे हैं, पाकिस्तान में जितनी ट्रेडिशनल कोचिंग होती है वो यही है कि प्लेयर को अननेसेसरी उस पर शाउट करना, ना खुद खुद को कुछ पता है ना प्लेयर्स को सही तरह समझा रहे हैं, बस गुस्सा ही करते रहना कि रिजल्ट चाहिए बस। वो जो आपने एक बात की है ना, वो एथलीट्स को अपने राइट्स का नहीं पता, इसलिए वो फेस करते हैं। एथलीट्स राइट्स हैं आजकल आईओसी के, ठीक है, वो एथलीट्स राइट्स हैं, उस पर अगर ये हो जाए तो हम मैचेस के दौरान एक्शन लेते हैं। हाँ ठीक है, और जी बताइए। कैन वी ऐड दिस पॉइंट ऑफ बाइसनेस एज इन ट्रेडिशनल कोचिंग में होता है ना कि जो बच्चा पहले ज्यादा सब बच्चों में प्रोमिनेंट हो जाता है उसी को ही फिर सारा आगे वो एक किस्म का मॉनिटर इंडिविजुअल फोकस कर जाते हैं, इंडिविजुअल ठीक है। फोकस कर लेते हैं। जी आप कुछ बताइए और शेयर करिए, और बताइए जी प्लीज, एक दो चीजें और बताइए, मैं आगे चलूँ। एग्जैक्टली। और इसके अलावा इसमें सर पर्सनल लाइक्स और डिसलाइक्स को देखा जाता है जी जी, बजाय टेक्निक्स पे काम करने के, ऑब्जर्व करने के। ओके ट्रेडिशनल स्टाइल में देखें ना, अगर हम कोचिंग को देखें हम तो ज्यादा जो है ना, हम टेलिंग वाला स्टाइल है, बोलने वाला स्टाइल है, बहुत ज्यादा बोला जाता है और हम लेक्चर बहुत ज्यादा दिया जाता है, ट्रेडिशनल स्टाइल ऑफ कोचिंग, ठीक है। और बहुत ज्यादा लेक्चर, तो आपकी जो उसके बाद आप जो फोकस करते हैं ना, वो सिर्फ स्किल के ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं, प्रैक्टिकल नहीं जाते हैं आप, ठीक है जी। एक स्किल, बाज का स्किल किसी की कॉपी करते हैं और उसके ऊपर ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं, मगर वो स्किल की जो डिटेल है, जो टेक्निक्स आप सिखा रहे हैं उसकी डिटेल है और वो किस वजह से कहाँ इंप्लीमेंट आपने करनी है, वो फोकस नहीं रहता, ठीक है। और आप सिर्फ और सिर्फ स्किल के ऊपर काम करते रहते हैं। मगर आप अगर देखें तो कंटेम्प्रेरी स्टाइल जो कोचिंग है, जिसको हम फ्रेंडली कहते हैं, जो आजकल वर्ल्ड में ये राइज है और हम भी इसी पे फोकस पढ़ाते भी हैं और इंप्लीमेंट भी करवाते हैं, और उसका रिजल्ट भी इंटायर डिफरेंट होता है। उसमें सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या कोच की, उसके बाद हम रिस्पॉन्सिबिलिटी टीम के प्लेयर एथलीट्स को दे देते हैं। क्योंकि ऑनेस्ट जो ओलंपिक में टीमें खेलती हैं तो प्लेयर्स आपस में ये चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं, आपस बैठ के सारी चीजें डिस्कस करते हैं और जाके गेम प्लान लाके कोच को दे देते हैं बड़े इवेंट्स में कि ये हमने प्लान बनाया, हम इस पे खेल सकते हैं, क्योंकि उनको ट्रेंड इस तरह किया गया। हम भी करते हैं ओलंपिक क्वालिफायर, वर्ल्ड कप क्वालिफायर, खुद मैं प्रैक्टिकल खुद करते रहे यूरोप में। वो हमें ट्रस्ट है कि हमने ट्रेनिंग उसको की हो, उनको ऑप्शंस दिए हैं ट्रेनिंग में, टेक्निकली और टैक्टिकली और मेंटली, और तैयारी इस तरह कर दी है, रिस्पॉन्सिबल बना दिया एथलीट्स को। वो डिस्कस करते हैं, गेम प्लान लाते हैं, ये देखिए जी इस पे हम खेलना चाहेंगे, उसमें कुछ होता है तो ऐड कर देते हैं, ज्यादा नहीं करते। वो रिस्पॉन्सिबल होंगे क्योंकि उन्होंने बनाया तो वो इम्प्लीमेंट करें, फिर वो ज्यादा फोकस करते हैं परफॉर्मेंस देने के ऊपर, उनको पता। सर ये सिर्फ लीड जो टीम है सर उन्हीं पे सिर्फ ये जो स्टाइल है सर, ये नो 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 नो, ये यहीं से आप भी कर सकते हैं और आपने ही करना है। आप चेंज करके देख लीजिएगा और एक महीने के बाद मुझे बताइए। ये नहीं मैं कहता कि सिर्फ ये कंटेम्प्रेरी स्टाइल है, इसमें ट्रेडिशनल भी चलता है, कल्चर के हिसाब से।
आप बिल्कुल सॉफ्ट नहीं हो जाते। हमारे कल्चर में, हमारे हर कल्चर में कुछ प्लेयर, कुछ एथलीट्स ऐसे होते हैं जो आप उस हिसाब से डील करते हैं, मगर हाँ सख्ती से डील करते हैं, फौरन इसको मोटिवेट करके समझा जाते हैं कि उसको समझ आ जाती है। ये वो स्टाइल है, ट्रेडिशन से कंटेम्प्रेरी फौरन आ जाते हैं, उसको मैनेज कर जाते हैं आप एक स्टाइल पे नहीं रह सकते कि वो ट्रेडिशनली रहना। इसमें क्या है, जो कंटेम्प्रेरी स्टाइल है, टू वे कम्युनिकेशन होती है इसमें। जैसे मैंने आपसे सवाल किया, आप इन्वॉल्व हो गए। अगर मैं 2 घंटे का यहाँ आपको लेक्चर दे के चला जाऊं, एक सवाल भी ना करूं, आपको कुछ समझ आएगी? गारंटी से कहता हूं आपको कुछ समझ ना आएगी, क्योंकि आपके पास नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है ना, आप शेयर करते हैं, गैदर करते हैं, ठीक है। इसमें ज्यादा हम क्या करते हैं, टास्क बेस्ड के ऊपर जो ना हम ट्रेनिंग करवाते हैं। एक फोकस है, एक ऑब्जेक्टिव है, और क्लैरिटी उसमें है कि ये हमने काम करना है, इसमें आपने इम्प्लीमेंट करनी है चीज, ठीक है, इसका आउटकम ये हमने लाना है। तो इन्फॉर्मेशन क्या दी है, बता दिए एथलीट्स को, वो इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देंगे। उनको इन्फॉर्मेशन दी है, उनको पता है कि कोच ने ये बता दे, उनको अवेयरनेस हो गई है कि इसकी ये चीज हमने ट्रेनिंग करनी है, इसका आउटकम हमें ये आएगा। जहां फिर वो स्ट्रगल करते हैं, फिर आप उसकी हेल्प करते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि आप रिजल्ट आपने लेना है। ट्रेनिंग आप जब करवा रहे होते हैं, आप चाहते हैं कि आप रिजल्ट लें, मगर आप फोकस एक चीज के ऊपर है, मगर आप फोकस नहीं है एथलीट्स की परफॉर्मेंस के ऊपर। आपको परफॉर्मेंस किसने देनी है, आपके एथलीट ने, आपके प्लेयर ने। जब आपके प्लेयर ने परफॉर्मेंस देनी है, तो आपका फोकस कौन होगा, आपका एथलीट होगा, आपका प्लेयर हो जाएगा। आप फिर उसके फोकस करेंगे इंडिविजुअल के ऊपर और कलेक्टिव पूरी टीम के ऊपर। तो जब वो ठीक हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आपका रिजल्ट आएगा। अगर आप सिर्फ कहेंगे ये ट्रेनिंग करो, इसी से रिजल्ट आता है, वो उस पर आप टेक्निक्स पे लगे रहे, वो तो फिर शायद ना हो। जो यूथ की ट्रेनिंग है, यूथ पीसी में आता है, तो आप स्टार्ट से ये ट्रेनिंग करते हैं। इसको आप यूथ के साथ ले जाएं, आप सीनियर के साथ ले जाएं। हाई परफॉर्मेंस के अंदर डिफरेंट है, सेटअप है, डिमांड किस एज ग्रुप के साथ आप काम कर रहे हैं, मगर स्टाइल तो आपका यही रहेगा। आप ऐसा ना करें, आज भी कर सर, ऐसा ना करें, अभी सारी ही बातें ये देखती हम आगे तो आगे अच्छा प्लेयर ओके, बिल्कुल बन सकता है, आप नहीं भी बन सकता, ठीक है, मगर उसमें डिपेंड करना कि आपको जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसमें फन एलिमेंट्स कितना है। अब आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम है, आप भी जा रहे हैं उसके नेक्स्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम के ऊपर जा रहे हैं। जो आपका ट्रेनिंग है वीकली या मंथली, या आपने 2 महीने का, 3 महीने का, या 1 वीक का, जो भी है, जो आप डेली ट्रेनिंग करवाते हैं, एक टेक्निक्स आप डेवलप कर रहे हैं, उसी पैटर्न पे आप पूरा वीक लेके जाते हैं, बोरिंग होता है ना एलिमेंट, बोरिंग होता है, इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। उसमें फन एलिमेंट्स लाते हैं, वही चीज करवाते हैं, मगर डिफरेंट वे से कुछ और चीज करते हैं, तो क्या होता है, इंटरेस्ट बढ़ जाता है। तो कभी कभी हम ऐसे भी करते हैं, हम एथलीट्स की भी सुनते हैं। क्यों? जब आप उनकी सुनते हैं ना, तो वो आपकी सुनते हैं। उसमें आपको जब वो कहते हैं ना ये करना है, उसको बताइए मुझे क्या करना चाहते हैं। सिर्फ बात से नहीं, प्रैक्टिकली आप पूछ ले उनसे, आप पूछते हैं, हम भी पूछते हैं, हाँ क्या करना चाहते हैं आप एग्जैक्टली, आप क्या मूड है। ट्रेनिंग आपकी ही है जो आपने करवाई है, लीड आपने ही करना होता है, कंट्रोल आपका ही है, ट्रेनिंग प्रोग्राम जो आपने दिया वो ही इंप्लीमेंट होना है, मगर उसमें शायद वो चीज कहते हैं आज ये कर ले। लॉन्ग टर्म जो आप लंबा कैंप चल रहा होता है उसमें कहते हैं ये कर ले, तो आपको पता नहीं ये भी तो आप ही किए। उसके बाद हाँ जी इसमें क्या आउटकम क्या मिलेगा, आप उनसे डायरेक्टली सवाल करते हैं, तो उसको कहते हैं कि इसमें आपका आउटकम, इसमें क्या रिजल्ट क्या है इस ट्रेनिंग का। जब वो बताएंगे ना, तो वो उसको इंप्लीमेंट करना शुरू करते हैं। तो क्या आउटकम, आपने किसको फोकस किया, आपने डायरेक्टली एथलीट्स को भी फोकस किया। क्या किया, आपने उसकी रिस्पेक्ट कर दी है, रिस्पेक्ट करके उसको रिस्पॉन्सिबल बना दिया, ये है ना।
अगर क्या नहीं ये नहीं करना तो ये होगा डायरेक्टली डिनाई। तो आपने क्या नहीं किया, आपने ट्रस्ट नहीं किया अपने एथलीट्स पर जो करके आपको दिखाना चाहते हैं। तो ग्राउंड के अंदर कौन परफॉर्म करता है? आप लाइन के अंदर जा ही नहीं सकते। आप अंदर जाएं आपको भी येलो कार्ड देता है अगर फील्ड टीम स्पोर्ट्स में हो। रिंग में आप नहीं जा सकते, आपको बैन कर दिया जाएगा। आप वायलेशन करेंगे आपको कोड ऑफ कंडक्ट में ले जाएंगे। अंदर तो आपका एथलीट है, तो क्यों ना हम उसको वही ट्रेनिंग करवाएं जो रियलिस्टिक हो, चाहे वो इम्प्लीमेंट कर रहा हो, हम उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दें, जिम्मेदार दे दें। वो ट्रेनिंग के अंदर करेंगे आप, मैच के अंदर नहीं। जब जो ट्रेनिंग है ना वही आप एग्जैक्टली वही आपका पार्ट है, बिल्कुल वही है जो आपने ट्रेनिंग करनी है, एग्जैक्टली 100% वही परफॉर्म करेगा। आपने प्रेशर ट्रेनिंग करवाई है, लेस प्रेशर ट्रेनिंग करवाई है, मेंटली ट्रेनिंग करवाई है आपको, वही चीज वो करेगा। जिनमें जो चीज कम होगी वो वहां पे नजर आएगी। तो जो कोचिंग फिलॉसफी है, आप कोचिंग फिलॉसफी क्या है, आपके जहन में क्या आती है? जी बताइए, कोचिंग फिलॉसफी जो आप ट्रेनिंग कर रहे हैं आपकी फिलॉसफी क्या है? जी जी आप किसी भी कोचिंग को गेम्स किस तरह के से लेके चलते हैं, यानी एग्जैक्टली कि स्टाइल आप कौन सा यूज करते हैं, किस तरह से आप बिहेव करते हैं अपने प्लेयर्स के साथ? सर वही। जी जी, कोचिंग फिलॉसफी आप कैसे डील करते हैं अपनी कोचिंग फिलॉसफी को प्लेयर के साथ? बहुत सादा डेफिनेशन करें तो किसी की रहनुमाई करना ये कोचिंग फिलॉसफी है। असल फलसफा यही है इसमें कि हमने रहनुमाई करनी है। अब रहनुमाई में आगे हम हर साइड को लेके चल सकते हैं कि हम किस गेम की कर रहे हैं, किस इलाके में कर रहे हैं, कैसी कोचिंग कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, हम क्या बनाना चाहते हैं, क्या हम सिर्फ रिजल्ट लेना चाहते हैं, क्या हम उसकी ज़िंदगी पर भी कुछ असर छोड़ना चाहते हैं। तो डिफरेंट चीज़ें मिल के एक सिलसिला लेके चलते हैं, लेकिन मेन बात निकलेगी किसी की रहनुमाई करना। जी जी प्लीज, और कोई आपके जहन में सर, क्या आती है? कोचिंग फिलॉसफी है क्या? आपकी फिलॉसफी क्या है? सपोर्ट्स के बारे में मालूमात देनी है, जो भी गेम है, जी जी और उनके किरदार को भी बेहतर करना है, और उन्हें बताना है बैरूनी बुराइयों के बारे में भी बताना है कि माशरे में क्या हो रही है, नशा है या दूसरा है। आजकल जैसे टेलीफोन पर बच्चे लगे हुए होते हैं, इन चीज़ों के बारे में भी अवेयरनेस उन्हें है, अवेयरनेस सर, अवेयरनेस देना है उन्हें। ठीक है। एग्जैक्टली एक आपने लर्निंग एनवायरनमेंट है आपने क्रिएट करना होता है, आपकी फिलॉसफी के अंदर होता है कि आपने जो एटमॉस्फेयर क्रिएट किया हुआ है ना सिखाने का, ठीक है, वो क्या है? वो आप तक ही महदूद है या आपके एथलीट्स तक महदूद है? आपने जो लर्निंग सेंटर है वो कौन सा है आपका? ये सबसे क्लियर हो जाता है सिंपल एक पॉइंट के अंदर कि आपका मरकज कौन लोग है, लर्निंग सेंटर कौन सा है आपका, कौन सीखेगा आपके वो जो आप सिखाना चाहते हैं, कौन है आपका मरकज? क्या आप लर्निंग सेंटर जो एनवायरनमेंट क्रिएट किया वो अपने आप तक महदूद रखा हुआ है जो आप चाहते हैं? आप सिर्फ फोकस ही रखे हैं आपकी परफॉर्मेंस, अपना ही रिजल्ट? आप देखें बहुत सारी कोचिंग कहते हैं मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये फलाना किया। एग्जैक्टली आप देख ले प्रैक्टिकल में कहता हूँ। या आप ये कहते हैं कि ये मेरी टीम ने, ये हमने किया, ये लर्निंग सेंटर अप्रोच जो हमने जो है वो किया और मरकज जो था मेरा वो एथलीट है। मेरी फिलॉसफी दो चीज सिंपल से वर्ड में देखें, एक फोकस हूं मैं खुद, मुझे रिजल्ट चाहिए, मैंने रिजल्ट दिया है, एक है हम वही। तो क्या हो गया, हम इन्वॉल्व हो गए, मेरी फिलॉसफी कहाँ डाइवर्ट होगी? जो लर्निंग एनवायरनमेंट है, सिखाने का अमल जहाँ है मेरा, वो मेरे एथलीट चले गए, मैंने उनको डायरेक्टली अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो उसको इन्वॉल्व कर दिया ना आपने। जब आप उसको अपनी दायराकार में ले आए, आप उस सर्कल में ले आए, तो आपका जो सेंटर अप्रोच होगी है वो आपके एथलीट हो गए। वो सारा जो हम डिस्कस कर चुके हैं उसी में सारी चीजें, तो आपकी फिलॉसफी उधर चली जाती है कि मेरा फोकस इंडिविजुअल नहीं है, मेरा फोकस रिजल्ट नहीं है, मेरा फोकस
कलेक्टिव है, पूरी टीम है, उसके अंदर इंडिविजुअल परफॉर्मेंस जो है वो भी मेरा है कि कहीं इंडिविजुअल प्लेयर जो है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, कलेक्टिवली उसकी क्या है रिक्वायरमेंट, उसका जो प्रोसेस है वो मैंने उसको कैसे बिल्ड करना है। तो आपकी फिलॉसफी उधर डाइवर्ट होती है। अगर आपकी फिलॉसफी सिर्फ इधर रहती है कि व्हाट आई हैव डिड, कि मैंने ये किया, ये मेरी नजदीक सारी चीजें घूमे, यही हो रहा है कि हर जो है ना वो यही कहता है कि मैंने भी किया, वो ये भी कहता है कि मेरी टीम मेरे साथ मिलती थी या हमने वो आप जो है वो जब आप ट्रेनिंग, ये फिलॉसफी है ना आपकी, आप टीम के साथ डील करते हैं तो आपको वहां पे चेंज करना है, बहुत आगे डायनामिक चेंज। मैंने कहा ना, वर्ल्ड जहाँ 2 करोड़ के बाद ही वो 80 मेडल लाते हैं, तो डायनामिक चेंज आपको एग्जांपल देते Sir, can we sum this up into enthusiasm and persistence? हैं। कैन कि बच्चों में हम enthusiasm भी रखें और उनके साथ persistently चलें। ओके, सो फिर जब आप फर्दर ट्रेनिंग कराते हैं, एक इंडिविजुअल आइसोलेशन में ट्रेनिंग करवाते हैं, कौन आप इंडिविजुअल स्पोर्ट्स के साथ आपको टच करते हैं, वो किक बॉक्सिंग, बॉक्सिंग, कराटे, तो ये इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में चली जाती है ना, बॉक्सिंग सारी, टीम स्पोर्ट्स में तो नहीं है ना। जब आप इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में करते हैं तो एग्जैक्टली आप उसको जो ट्रेनिंग प्रोसेस है उसका, जिससे उसको लेके जाते हैं, सिर्फ आप एक चीज पे फोकस रखते हैं या आप नेक्स्ट प्रोग्रेशन पे भी जाते हैं, ओवरऑल जाते हैं, स्पेसिफिक जाते हैं, कभी कभी प्रोग्रेशन पे जाते हैं, इम्प्रोवाइजेशन पे जाते हैं, रियलिस्टिक गेम सिचुएशन पे भी जाते हैं। वो ट्रेनिंग कराई है आपने कभी? तो जब भी आप करते हैं ना, तो पहले आप इंडिविजुअली देखते हैं, जैसे कहते हैं ना, पहले फर्स्ट यूथ प्लेयर होते हैं, डिफरेंट कैटेगरीज हैं उसकी, या सीनियर्स हैं, जो भी जो चीज आप करवाने रहे, एक टेक्निक्स आप करवाते हैं, उसको आप फर्दर इंटीग्रेशन में लेके जाते हैं, नेक्स्ट स्टेप में लेके जाते हैं, रियलिस्टिक है वो, फिर आपको रियलिस्टिक वो क्या है जहां आपने गेम करनी है। जब आप एक ट्रेनिंग करवा रहे हैं उसको फर्दर प्रोग्रेशन में नहीं लेके जाते, या आप वो रियलिस्टिक जो गेम सिचुएशन ट्रेनिंग है वो नहीं करवाते, तो जब ये एथलीट जाता है फर्दर स्टेप में या फिर रियल सिचुएशन में जाता है, गेम इवेंट्स में जाता है, वहां आप देख लें परफॉर्म नहीं करता, क्योंकि प्रोसेस से गुजरा ही नहीं है। ट्रेनिंग आपने पूरा साल करवा दी मगर प्रोसेस कंप्लीट नहीं किया आपने। नहीं जी, प्लीज माइक ऑन कीजिएगा, हमारे दोस्त को जो चीज पैदा करते हैं वो कॉन्फिडेंस होता है कि उसको स्टेज प्रेजेंस पता हो, उसको अपने वो स्टेज फेयर जो है ना वो खत्म हो जाए जब वो सबके सामने परफॉर्म कर रहे हो ना। गर्ल्स के अंदर स्पेसिफिकली आपने ये चीज देखी होगी कि उनको हम लोग करवाते हैं कि अपनी ट्रेनिंग के साथ साथ वो इस चीज पर भी करें कि उन्हें अपने आप को ग्रूम कैसे करना है, वो इंटरव्यू देने के काबिल हो, वो ऊपर से जो उनकी ट्रेनिंग है उसके अंदर भी वो अपने आप को हेजिटेट फील ना करे हैं। तो वो चीज हमारी पहली प्रेफरेंस होती है इंडिविजुअल परफॉर्मेंस में। तो अगर आप इंडिविजुअल परफॉर्मेंस ठीक है, वो आप एक मोटिवेशनल है, मेंटल ट्रेनिंग है, ठीक है, साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग वो हम करवाते हैं, मेंटल ट्रेनिंग है सारी, वो साथ साथ चलती है डे 1 से। जब आप इंडिविजुअल ट्रेनिंग करवा रहे होते हैं तो मैंने ये, अगर आप देखें ना, 3 पार्ट हैं, कोई भी स्पोर्ट्स हो तो उसमें आपने आइसोलेशन पहले आपने ट्रेनिंग करवाई है ना टेक्निक्स की, फिर उसको फर्दर आपने कहाँ लेके जाना है, तो प्रेशर सिचुएशन में लेके जाएंगे ना। जो प्रेशर में वो ट्रेनिंग करेगा तो क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप चला गया ना, रियलिस्टिक लिंक कर गया ना आपने। तो फिर क्या करना है आपने, फिर ट्रेनिंग करवानी है उसकी, एनालाइज करना है ना आपने कहाँ पे वीक है, तो वहां से फिर आपने एनालाइज कर लेना है, फिर उसको फर्दर जो ना और प्रेशर ट्रेनिंग में लेके जाना, गेम सिचुएशन में आपने लेके जाना है उसको। तो ये 3 स्टेप जो है ना, इसी से गुजरेगा ना तो ऑटोमेटिकली वो मेंटली भी स्ट्रांग होता है, ठीक है, उसका जो डिसीजन पावर है वो इम्प्रूव हो जाती है। तो अगर आप इंडिविजुअल मोटिवेशन पे चले जाएंगे, इंडिविजुअल मोटिवेशन है आप, तो ये एक इम्पॉर्टेंट है जहां हम लेक करते हैं। इंडिविजुअली बहुत ज़्यादा होता है कि हमें इंडिविजुअली बहुत सारी स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे हैं, मगर जब आप प्रोग्रेशंस में जाएंगे या
गेम सिचुएशन में जाते हैं तो वहां वो लेक करता है, क्योंकि आपने उसको रियल गेम सिचुएशन की ट्रेनिंग ही नहीं करवाई, वो मिस कर जाते हैं। तो ये अभी इसके बाद हमारा जो सेशन प्लान है ना सिर्फ, तो उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे कि जो सेशन प्लानिंग के अंदर आप जब ट्रेनिंग करवाते हैं तो पहले आपने क्या करवाना होता है। 1 घंटे का अगर सेशन आप करवा रहे हैं तो आप उसमें कितनी चीजें करवाएंगे? 40 मिनट्स के सेशन में आप कितनी चीजें करवाएंगे? 4 5 6? वो हम इसको डिस्कस करते हैं। मैं उसका मगर मेन मैं इस पे रहता हूँ कि आप ये एक प्रोसेस है, ये एक ट्रेनिंग इंडिविजुअल एथलीट्स की प्रोसेस है। तो ये एक प्रोसेस है जिससे आपको गुजरना है, इसको गुजारना है प्लेयर्स को। फिर जाके वो जो नेक्स्ट स्टेप है ना, आप देखिए गेम सिचुएशन में जाएगा तो वहाँ वो अच्छा परफॉर्मेंस का, मेंटली भी वो स्ट्रांग होता है, टेक्निकल भी, और उसकी जो डिसीजन पावर है इंप्रूव कर जाता है। तो हम इसको 5 मिनट हम ब्रेक लगाते हैं, हम चाय पिए, तो मैं फाइनल सेशन की तरफ फिर जाएगा। हम ब्रेक लगा, जरा 10 मिनट की ब्रेक है, फिर हम 10 मिनट के बाद फिर रिज्वाइन करते हैं। थैंक यू जी। आप जरा 10 मिनट के बाद ऑनलाइन रहें, ऑफ ना हो, आप पानी शानी पी लें प्लीज, जो मेरे दोस्त ऑनलाइन है।
जी बैठिए प्लीज। ओके, जब भी आप ट्रेनिंग सेशन करवाएं, एक प्रिंसिपल है ट्रेनिंग सेशन करवाने का। किसी भी चीज को आप करवाने के उसके प्रिंसिपल्स होते हैं, उसकी डिटेल होती है। जब आप उस प्रोसेस के लेके उसको चलते हैं तो उसका आउटकम जो है ना बहुत बेहतर आता है, ठीक है, उसके रिजल्ट बेहतर आते हैं। अगर आप चीजों को स्किप करते हैं तो अनस्टेबिलिटी वो आना शुरू हो जाती है। कभी तो आप बेहतर परफॉर्म करते हैं, कभी जो ना आपको चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। तो एक रूल है या कुलिया आप कह सकते हैं, उसको हम कहते हैं सेशन के लिए प्राइसलेस। ये वर्ड्स हैं PRISELESS, वो सामने लिखे। जब भी आप सेशन करवाएं ना तो उससे पहले ये चीज आप ज़हन में रखें, ये चीजें आपने करनी ही है। तो सबसे पहले जब प्रैक्टिस आप करवाते हैं तो आपको जब बता दिया, आपने प्रैक्टिकल करवा दिया, फिजिकल उनको बता दिया कि ये चीज हमारा ऑब्जेक्टिव है, ये हम ट्रेनिंग करवाने लगे हैं, ठीक है जी। तो उसके बाद आपने ट्रेनिंग स्टार्ट करवानी है तो आपने क्या करना है, उनको टाइम देना है एथलीट्स को ट्रेनिंग का। फॉर एग्जांपल आप एक चीज 10 मिनट करवाना चाह रहे हैं, 10 मिनट का एक सेशन है आपका, छोटा सा स्किल या टेक्निक्स को भी कर रहे हैं। अगर वो 10 मिनट की है, आपने अभी बताया है, 1 मिनट उनको 2 मिनट डेमोन्स्ट्रेशन करवा के बता दिया और ठीक 2 मिनट बाद आपने फिर इंटरप्ट कर दिया, फिर बताया, फिर आपने 2 से 3 दफा आपने 10 मिनट में इंटरप्शन की है, रोका है सेशन को। तो उस 10 मिनट में आपने कितने मिनट ट्रेनिंग की करवाई है? तो आपके 4 मिनट तो आपने तो निकाल दिया। तो सेशन जो आपने लिखा था कि मैंने 10 मिनट ये करवानी, तो उसमें आपने क्या किया, इंटरप्शन क्या कर दिया आपने? टाइम ज़ाया नहीं, बोरिंग हो गया, आउटकम आपका नहीं आ गया, टाइम ज़ाया तो हो गया, मगर जो चीज़ आप टेक्निक्स डेवलप करना वो उसने अपना सीखा नहीं, सर्कल पूरा नहीं किया, टाइम नहीं पूरा, जिसमें उसने रैपिडली जाना था, जो रैपिडली आपने उसको करवाना था ना 10 से 15 20 दफा पे, वो कम हो गई है। रोजाना आप करते हैं तो बहुत सा उसका जो टाइम है उधर जा रहा है, वो कम आ रही है।
तो 6 महीने के बाद क्या हो गया, आपकी इंटरप्शन की वजह से जहाँ जरूरी नहीं है, जहाँ तरीका है उसको इंटरप्ट करने का, वो नहीं आपने अडॉप्ट किया। आपने प्लेयर्स को टाइम ही नहीं दिया इतना कि आप ट्रेनिंग करें, बताया फिर इंटरप्ट कर दिया। तो 4-4 मिनट देखे ना एक टेक्निक के ऊपर। तो जब दूसरा कोई साथ दूसरे वाला सेम इस चीज को लेके जा रहा है कि वो एक दफा बताते हैं और वर्बली और की पॉइंट्स के ऊपर फोकस करते हैं, बताते रहते हैं प्लेयर्स को ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे। अगर एक प्लेयर की मिस्टेक है तो सबको स्टॉप नहीं किया जाता, इंटरप्ट ट्रेनिंग को नहीं कर दिया जाता। आप इंडिविजुअल, हमने कहा ना कि आप जो आपकी फिलॉसफी है, जो ट्रेनिंग स्टाइल है, हमने पहले डिस्कस किया है कि आपने इंडिविजुअल प्लेयर को भी ही फोकस करना है जिसको मसला आ रहा है।